हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। वेलकम टू द हाइट्स के आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मौर्य वंश के बाद में मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंशों के बारे में, उन डायनेस्टीज के बारे में जिन्होंने मौर्य वंश के बाद में मगध साम्राज्य को संभाला, वहां पर अपना एम्पायर खड़ा किया, वहां पर अपना एडमिनिस्ट्रेशन जमाया। सो फ्रेंड्स, मौर्य वंश के बाद के समय को हम मौर्योत्तर काल के रूप में जानते हैं, पोस्ट मौर्यन एज के रूप में जानते हैं। और अब जितनी भी डायनेस्टीज के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं उन्हें हम मौर्योत्तर काल के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ मौर्योत्तर काल को दो भागों में विभक्त करके हम पढ़ेंगे ताकि हमें पढ़ने में, चीजों को समझने में सुविधा हो। तो मौर्योत्तर काल को दो भागों में डिफरेंशिएट करते हैं। एक तो हो जाएगा ब्राह्मण वंश और एक हो जाएगा हिंद यवन वंश। ठीक है, तो ऐसे हम दो भागों में जब डिवाइड कर लेंगे तो हमें चीजें बेहतर तरीके से याद रहेंगी। अब ब्राह्मण वंश के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से वंश हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो मौर्योत्तर काल में वे वंश जो ब्राह्मण वंश के अंतर्गत आते थे वे हैं सुंग वंश अर्थात सुंग डायनेस्टी, कण्व वंश और सातवाहन वंश। तो ये कुछ ऐसे वंश हैं, ये कुछ ऐसी डायनेस्टीज हैं जो मौर्य वंश के बाद में मगध साम्राज्य पर अपना शासन जमाती है और ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत आती है, ब्राह्मण धर्म को बिलोंग करती है। कौन कौन से वंश हुए, कौन कौन सी डायनेस्टीज हुई? ये डायनेस्टीज थी सुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। इसी तरह हिंद यवन वंश के अंतर्गत भी कुछ डायनेस्टीज आई। कौन कौन सी थी? वे थी शक, कुषाण एवं पहलव। ये कुछ ऐसे वंश थे। पहलव को पार्थियन भी कहा जाता है, पार्थियन डायनेस्टी। तो ये कुछ ऐसे वंश थे जो हिंद यवन वंश के अंतर्गत आते थे, इंडो ग्रीक डायनेस्टीज के अंतर्गत आते थे। कौन कौन से? शक, कुषाण, पहलव। ठीक है, ये। और ब्राह्मण वंश या फिर ब्राह्मण डायनेस्टीज के अंतर्गत आने वाली डायनेस्टीज थी ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत सुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। अब फ्रेंड्स, हम सबसे पहले ब्राह्मण वंश के अंतर्गत आने वाली डायनेस्टीज के बारे में अध्ययन करेंगे, उन वंशों के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि ब्राह्मण धर्म की थी, ब्राह्मण वर्ण को बिलोंग करती थी। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सुंग वंश के बारे में। सो बिना वक्त गवाए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं सुंग वंश से। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग सुंग वंश, सुंग डायनेस्टी। ये देख लेते हैं सुंग डायनेस्टी में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो यदि सुंग वंश की बात की जाए, सुंग डायनेस्टी की बात की जाए, तो मौर्य वंश के बाद में मगध साम्राज्य पर शासन करने वाली जो अगली डायनेस्टी थी वो थी सुंग वंश अर्थात सुंग डायनेस्टी। सुंग डायनेस्टी का यदि इसके कालखंड की बात की जाए, टाइम पीरियड की बात की जाए, तो सुंग वंश का टाइम पीरियड रहा है 185 ईस्वी पूर्व। ये वही समय है जब सुंग वंश के संस्थापक आई एम सॉरी दोस्तों, तो फ्रेंड्स ये वही समय है जब सुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र सुंग द्वारा मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या की गई थी और सुंग वंश की स्थापना की गई थी। तो 185 ईसा पूर्व से सुंग वंश स्टार्ट होता है मगध साम्राज्य पर और इसका टाइम पीरियड होता है 75 ईसा पूर्व तक, अर्थात 75 ईसा पूर्व तक यह मगध साम्राज्य पर शासन करता है। कौन? सुंग वंश। वर्षों की बात की जाए कि कितने वर्षों तक इनका शासन रहा, तो लगभग 110 वर्षों तक
लगभग 110 वर्षों तक सुंग वंश का शासन मगध साम्राज्य पर रहता है। ये याद रखेंगे, जो टाइम पीरियड है 185 ईसा पूर्व से 75 अर्थात 75 ईसा पूर्व तक। टोटल वर्षों की बात की जाए तो 110 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। संस्थापक की बात कर लेते हैं कि सुंग वंश की स्थापना की किसने की थी, कौन थे फाउंडर। तो फाउंडर थे पुष्यमित्र सुंग। आप हेडिंग डालेंगे, संस्थापक लिखेंगे यहाँ पे। देखिए सुंग वंश डाला आपने हेडिंग, फिर कालखंड लिखेंगे, कालखंड डाल के उसके आगे लिखेंगे कालखंड 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व। वर्षों की संख्या लिखेंगे 110 वर्षों तक। अब लिखेंगे संस्थापक अर्थात फाउंडर। तो फाउंडर थे पुष्यमित्र सुंग। पुष्यमित्र सुंग थे इसके फाउंडर। सुंग वंश ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र ही रखी, साथ ही साथ एक अन्य राजधानी भी बनाई थी। तो राजधानी की बात की जाए, कैपिटल की बात की जाए कि सुंग वंश की कैपिटल कौन सी थी, तो कैपिटल 2 थी। ठीक है, राजधानी। तो राजधानियां सुंग वंश की 2 थी। एक तो मगध साम्राज्य की राजधानी चली आ रही थी मौर्य वंश से पाटलिपुत्र, वो तो थी ही। और एक नवीन राजधानी बनाई थी, वो थी मध्य प्रदेश की विदिशा। ठीक है, जो मध्य प्रदेश में विदिशा स्थित है, इसे सुंग वंश ने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था मगध साम्राज्य की। तो हमने क्या क्या देखा सुंग वंश के अंतर्गत, हमने देखा टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या था, 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक सुंग वंश मगध साम्राज्य पर शासन करता है। वर्षों की बात की जाए तो 110 वर्षों तक इनका शासन चला मगध साम्राज्य पर। फाउंडर अर्थात सुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र सुंग रहे। राजधानियों की बात की जाए तो सुंग वंश ने मगध साम्राज्य की 2 राजधानियां बनाई थी। कौन कौन सी, पाटलिपुत्र जो कि वर्तमान पटना है, और एक मध्य प्रदेश का जो शहर है या मध्य प्रदेश का जो जिला है विदिशा, उसे भी मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया गया था। तो ये कुछ बातें की हमने सुंग वंश के बारे में। अब हम बात करते हैं उसके फाउंडर अर्थात संस्थापक पुष्यमित्र सुंग के बारे में। और कुछ बातें पुष्यमित्र सुंग के बारे में कर ली जाए। पुष्यमित्र सुंग पुष्यमित्र सुंग जो कि सुंग वंश के संस्थापक थे। पहला पॉइंट तो यही है कि ये क्या थे, संस्थापक थे, फाउंडर थे। यदि पुष्यमित्र सुंग की बात की जाए कि इन्होंने सुंग वंश को कब तक संभाला या कब तक इनका शासन रहा था मगध साम्राज्य पर, तो 185 ईसा पूर्व। अच्छा, संस्थापक और इसके आगे आप ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हैं कि 185 ईस्वी पूर्व में इन्होंने स्थापना की थी सुंग वंश की। ठीक है, 185 ईसा पूर्व से 149 ईस्वी पूर्व तक इनका शासन रहता है मगध साम्राज्य के ऊपर। ठीक है, कब से कब तक रहता है, 185 ईसा पूर्व से लगाकर 149 ईसा पूर्व तक ये शासन करते हैं मगध साम्राज्य पर। मगध साम्राज्य पर एडमिनिस्ट्रेशन जमाते हैं। अब बात करते हैं वर्षों की, तो कितने वर्षों तक इन्होंने शासन किया था, तो 36 इयर्स तक इन्होंने मगध साम्राज्य पर शासन किया था। अर्थात 36 वर्षों तक इनका शासन रहा था मगध साम्राज्य के ऊपर। वर्ण की बात की जाए तो ब्राह्मण वर्ण के थे, ये ब्राह्मण थे, अर्थात इनके पूर्वज भी ब्राह्मण थे, ब्राह्मण वर्ण को बिलोंग करते थे। इनके एंसेस्टर्स की बात की जाए, पूर्वज की बात की जाए कि ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये उज्जैन मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। इनके पूर्वज उज्जैन मध्य प्रदेश में रहते थे। कौन रहते थे, पूर्वज। ठीक है,
वर्ण कर लेंगे, ब्राह्मण वर्ण के लिए, यहाँ वर्ष कर लेंगे, कितने वर्ष हुए थे इन्हें, और यहाँ पे कालखंड लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख लेंगे आप, कालखंड। अब चूंकि दोस्तों ये उज्जैन मध्य प्रदेश के थे, इसीलिए पुष्यमित्र शुंग ने जब शुंग वंश की स्थापना की थी तो मध्य प्रदेश के एक शहर विदिशा को मगध साम्राज्य की एक राजधानी, एक अन्य राजधानी घोषित किया था। तो ये रीजन था, क्योंकि ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे, इसीलिए इन्होंने मध्य प्रदेश के शहर को चुना मगध साम्राज्य की एक अन्य राजधानी बनाने के लिए। साथ ही साथ रीजन ये भी होगा दोस्तों कि पुष्यमित्र शुंग जिन्होंने मगध साम्राज्य, जो मौर्य वंश था, उन्होंने काफी टाइम तक मगध साम्राज्य पर शासन किया था। तो मौर्य वंश के शासक की हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग ने, तो हो सकता है कि उन्हें ये लगा हो कि वहां की जो राजधानी पाटलिपुत्र थी, वहां के लोग उन पर हावी हो जाएंगे, या फिर हो सकता है कि उनका घोर विरोध करे। इसीलिए उन्होंने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए या व्यवस्थित रूप से चले तो विदिशा को चुना होगा। इसीलिए उन्होंने 2 राजधानियों का निर्माण किया होगा। इस स्टोरी से हमें चीजें याद रहती है, इसीलिए मैंने ये कहानी आपको बताई है कि क्योंकि, या फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि ऐसा कौन सा वंश था जिनके शासनकाल में 2 राजधानियां बनी थी मगध साम्राज्य की। तो आप पुष्यमित्र शुंग को टिक कर सकते हैं यदि ऑप्शन में आते हैं तो, या फिर शुंग वंश आता है तो शुंग वंश को आप मार्क कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, पूर्वज इनके उज्जैन मध्य प्रदेश के थे। नेक्स्ट बात की जाए तो इनकी एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि ये बौद्ध धर्म के कट्टर विरोधी थे। तो आप क्या लिखेंगे, पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म के कट्टर विरोधी थे। अब हमें कैसे पता चला कि ये बौद्ध धर्म के कट्टर विरोधी थे? तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसे साहित्यिक स्रोत हैं, कुछ ऐसे लिटरेरी सोर्सेस हैं जो हमें ये बताते हैं कि पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म के कट्टर विरोधी थे। उनमें क्या लिखा हुआ है? उनमें ये लिखा हुआ है कि अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को नष्ट करा था पुष्यमित्र शुंग ने, जो कि इस बात को प्रमाणित करता है कि वे बौद्ध धर्म के कट्टर विरोधी थे। क्यों? क्योंकि जो स्तूप है वो बौद्ध धर्म के लोगों के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, उनका पूजनीय स्थल होता है स्तूप, और उन्हें नष्ट करवाया था 84,000, कम भी संख्या नहीं थी फ्रेंड्स, 84,000 स्तूपों को नष्ट करवाया था पुष्यमित्र शुंग ने, ऐसा साहित्यिक स्रोतों में लिखा गया है। तो हम सबसे पहले स्रोतों की बात कर लेते हैं। किसमें लिखा गया है? तो साहित्यिक स्रोतों में लिखा गया है, साहित्यिक स्रोतों में बताया गया है। तो आप क्या लिखेंगे? साहित्यिक स्रोतों के अकॉर्डिंग, साहित्यिक स्रोतों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने 84,000, पूरा आप सेंटेंस लिखेंगे, मैं यहाँ व्हाइट बोर्ड पे स्पेस इतनी नहीं है तो मैं नहीं लिख रही हूँ, आप पूरा लिखेंगे। साहित्यिक स्रोतों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग द्वारा अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को नष्ट किया गया था, उन्हें डिस्ट्रॉय किया गया था, नष्ट किया गया था। तो ये इस बात को प्रमाणित करता है कि पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म के कट्टर विरोधी हुआ करते थे। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कुछ और बातें की गई है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। अब कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, कुछ पुरातात्विक स्रोतों की बात कर लेते हैं। पुरातात्विक स्रोतों या फिर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के अकॉर्डिंग पुष्यमित्र शुंग ने मध्य प्रदेश में 2 स्तूपों का निर्माण करवाया था। पुरातात्विक स्रोत क्या कहते हैं? देखिए, साहित्यिक स्रोत जो लिटरेरी सोर्सेस है वे कह रहे हैं कि 84,000 स्तूपों का खंडन करवाया था पुष्यमित्र शुंग ने, लेकिन पुरातात्विक स्रोत बताते हैं कि मध्य प्रदेश में 2 स्तूपों का निर्माण करवाया गया था पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। तो कौन कौन से हैं वे स्तूप, उन्हें देख लेते हैं, वे इंपॉर्टेंट है। तो आप लिखेंगे पुरातात्विक स्रोतों के अकॉर्डिंग या पुरातात्विक स्रोतों के अनुसार पुरातात्विक स्रोतों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग द्वारा मध्य प्रदेश में 2 स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। तो देख लेते हैं कौन कौन से स्रोत हैं। आप पूरी लाइन लिखेंगे जैसा मैंने कहा है अभी। पुष्यमित्र शुंग, पुरातात्विक स्रोतों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मध्य प्रदेश में 2
स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। तो वे दो स्तूप कौन कौन से, उनके नाम लिखेंगे अब। तो वे दो स्तूप है सांची स्तूप और भरहूत स्तूप। भरहूत और फ्रेंड्स यहाँ सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ, जिन्हें नहीं पता कि स्तूप क्या होते हैं तो मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगी इसके बारे में। तो स्तूप बौद्ध धर्म जो होता है, बौद्ध धर्म के जो लोग होते हैं उनके द्वारा ये स्थापित किया जाते हैं स्तूप, और ये पूजनीय होते हैं उन लोगों के लिए। पूजनीय क्यों होते हैं? क्योंकि बौद्ध अनुयायी जो कि जिनकी डेथ हो जाती है, जिन्हें निर्वाण प्राप्त हो जाता है या जिनकी डेथ हो जाती है, उनके अवशेषों को यहाँ पर दफनाया जाता है या फिर एक ढेर में इकट्ठा किया जाता है और उसे पर्टिकुलर रूप से अच्छे से ढक के तैयार किया जाता है। इस तरह गुंबद के रूप में ना, पहले अवशेष वगैरह दफना दिए जाते हैं, उसके ऊपर गुंबद बना दिया जाता है ऐसे। तो इस तरह से कुछ स्तूप बना हुआ रहता है फ्रेंड्स। और आसपास क्या रहती है, बाउंड्री बनी हुई रहती है ना, यहाँ पे क्या बना देते हैं, बाउंड्री बना देते हैं ऐसे, और बीच में ये स्तूप बना हुआ रहता है। तो ये होता है स्तूप, जो कि किन के लिए पूजनीय होता है, बौद्ध धर्म के लोगों के लिए पूजनीय होता है। और यहाँ पे क्या किया जाता है, तो यहाँ पर बौद्ध अनुयायी जो रहते हैं, जिन्हें निर्वाण प्राप्त हो जाते हैं, उनके अवशेषों को यहाँ पर क्या किया जाता है, गाड़ा जाता है, इसीलिए ये पूजनीय है। तो ये होते हैं स्तूप। तो इस तरह के स्तूप बनाए गए थे अशोक द्वारा क्यों बनाए गए थे, क्योंकि वे बौद्ध धर्म को उन्होंने क्या किया था, अपनाया था, और वे शासक थे, इसीलिए उन्होंने स्तूपों का निर्माण करवाया था। लेकिन पुष्यमित्र शुंग जो थे वो क्या थे, वे ब्राह्मण थे और बौद्ध धर्म के कट्टर विरोधी थे। बहुत सारे रीजन है उसके पीछे। जब हम मेंस के बारे में या मुख्य परीक्षा जो होती है लोक सेवा आयोग की, उसके बारे में जब अध्ययन करेंगे तो हम पूरी स्टोरी को समझेंगे। तो फ्रेंड्स, पुरातात्विक स्रोतों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने मध्य प्रदेश में दो स्तूपों का निर्माण करवाया था, सांची स्तूप और भरहूत स्तूप। सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है मध्य प्रदेश में, तो सांची स्तूप रायसेन जिले में स्थित है मध्य प्रदेश, ठीक है। वहीं भरहूत स्तूप की बात की जाए तो भरहूत मध्य प्रदेश के सतना में स्थित है, सतना मध्य प्रदेश में। और फ्रेंड्स, जहां तक पुष्यमित्र शुंग ने सांची स्तूप को उन्होंने पूरी तरीके से निर्मित तो नहीं करवाया था, क्योंकि अशोककालीन मौर्यकालीन स्तूप है, लेकिन इसे रिनोवेट करवाया था उन्होंने। क्या करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था, इसका रिनोवेशन करवाया था। रिनोवेशन में इन्होंने क्या करवाया था फ्रेंड्स, तो जो सांची स्तूप पूरा बना हुआ था उसके आसपास कुछ रेलिंग्स बनी हुई थी, ठीक है। मैंने जैसे अभी बताया आपको कि ये स्तूप होते हैं इस टाइप से। मेरी ड्रॉइंग इतनी अच्छी तो नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा समझ सकते हैं इस ड्रॉइंग से, जैसे ये स्तूप बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता था, ये स्तूप बना हुआ है पूरा, इसके आसपास रेलिंग्स बनी होती थी, ठीक है, घेरा एक। तो यहां हम नाम दे देते हैं, ये है सपोज स्तूप। ये है स्तूप। ये जो रेलिंग है इसे कहा जाता है वेदिका, हिंदी में वेदिका कहा जाता है, इंग्लिश में इसे आप रेलिंग या अल्टर कह सकते हैं, रेलिंग या फिर अल्टर, ठीक है। वेदिका, हिंदी में वेदिका लिखेंगे। और ये जो होते थे, जो द्वार होते थे जहां से अंदर जाया जाता था, उन्हें तोरण कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। जो डोर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तोरण कहा जाता है। तो ये कुछ इस तरह से स्तूप की रचना हुआ करती थी। तो सांची स्तूप कुछ इसी तरह बना हुआ है रायसेन मध्य प्रदेश में। तो ये जो वेदिका थी फ्रेंड्स, तो मौर्य काल में ये जो वेदिका थी ये बनी हुई थी वुडन की, अर्थात काष्ठ की बनी हुई थी, लकड़ी की बनी हुई थी। कैसी बनी हुई थी ये पहले बनी हुई थी लकड़ी की। तो इसका पुनर्निर्माण करवा के इन वेदिका का पुनर्निर्माण करवाया गया पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, और इन वेदिकाओं को बनाया गया था पत्थर की, अर्थात पाषाण की, स्टोन की, है ना, पत्थर की निर्मित करवाया गया था। तो सांची स्तूप में क्या परिवर्तन किया था पुष्यमित्र शुंग ने, सांची स्तूप में जो काष्ठ वेदिका है उसे परिवर्तित करके प्रस्तर की बनाया गया था, पत्थर की अर्थात पाषाण की बनाया गया था। इंग्लिश में अगर कहें तो स्टोन की
रेलिंग बनाई गई थी। ये जो रेलिंग थी ये लकड़ी की बनी हुई थी, तो इस रेलिंग को पत्थर की अर्थात स्टोन की बनाया गया था। तो इस तरह सांची स्तूप का निर्माण करवाया पुष्यमित्र शुंग ने और भरूच स्तूप को बनवाया था। तो ये दो स्तूप काफी इंपॉर्टेंट थे, सांची स्तूप और भरूच स्तूप, जिसका निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था पुरातात्विक स्रोतों के अनुसार। तो ये बातें हो गई स्तूपों की, और इन साहित्य को पुरातात्विक स्रोतों से हमें पता चलता है कि कितने बौद्ध धर्म के विरोधी थे या बौद्ध धर्म के समर्थक थे। पुरातात्विक स्रोत तो ये बताता है कि बौद्ध धर्म के समर्थक थे, तभी उन्होंने स्तूपों को बचाया। और साहित्यिक स्रोत बताते हैं कि बौद्ध धर्म के कट्टर विरोधी थे, क्योंकि उन्होंने 84,000 स्तूपों को नष्ट किया है, जिनकी क्वांटिटी काफी होती है फ्रेंड्स। 84,000 स्तूप काफी होते हैं। अब हम बात करते हैं पुष्यमित्र शुंग के समय होने वाले यवन आक्रमणों के बारे में। अर्थात शुंग वंश के समय, शुंग डायनेस्टी जब मगध साम्राज्य पर शासन कर रही थी, उस समय मगध साम्राज्य पर यवन आक्रमण निरंतर हो रहे थे, कंटिन्यू यवन आक्रमण हो रहे थे, जिन्हें पुष्यमित्र शुंग ने जिनका सामना किया था। तो अब हम बात करते हैं यवन आक्रमण की। तो आप लिखेंगे शुंग वंश के शासन के समय मगध साम्राज्य पर यवन आक्रमण हुए थे। कई यवन आक्रमण निरंतर हो रहे थे, ये लाइन लिखेंगे आप, ठीक है। तो फ्रेंड्स, पुष्यमित्र शुंग जब शासन संभाल रहे थे उस समय कई यवन आक्रमण निरंतर रूप से मगध साम्राज्य पर हो रहे थे। तो कई सोर्सेस ऐसे मिले, कई साहित्यिक सोर्सेस ऐसे मिले जो हमें ये बताते हैं कि इन यवन आक्रमणों पर पुष्यमित्र शुंग द्वारा विजय भी प्राप्त की गई थी। तो दो यवन आक्रमण ऐसे हुए जिन्हें पुष्यमित्र शुंग ने जीत लिया था, है ना। विक्ट्री हुई थी पुष्यमित्र शुंग की। क्या हुई थी? विजय हुई थी, विक्ट्री हुई थी। और इस विजय का वर्णन हमें कई साहित्यिक स्रोतों में मिलते हैं। तो सबसे पहले हम साहित्यिक स्रोतों को देख लेते हैं, जिसमें पुष्यमित्र शुंग की विजय का वर्णन किया गया है, जो कि यवनों पर मिली थी। पहली लाइन तो आप लिखेंगे, पुष्यमित्र शुंग ने यवन आक्रमण के दौरान मीनांडर पर जीत हासिल की थी। एक मीनांडर नाम के शासक थे, यवन शासक थे, उन पर जीत हासिल की थी पुष्यमित्र शुंग ने। तो आप यूं लिखेंगे, यवन आक्रमण के दौरान पुष्यमित्र शुंग द्वारा मीनांडर को हराया गया था। या यवन शासक, यूं लिख सकते हैं, यवन शासक मीनांडर को हराया गया था। और इस बात का प्रमाण हमें कई साहित्यिक स्रोतों में मिलता है। तो उन साहित्यिक स्रोतों को लिखेंगे। कौन कौन से साहित्यिक स्रोत थे? आप क्या लिखेंगे? यवन आक्रमण के दौरान पुष्यमित्र शुंग के द्वारा यवन शासक मीनांडर को हराया गया था, और इस बात के प्रमाण हमें कई साहित्यिक स्रोतों से प्राप्त हुए थे। वे साहित्यिक स्रोत हैं, अब साहित्यिक स्रोतों के नाम लिखेंगे, ऐसा लिख के। साहित्यिक स्रोत हैं, कौन कौन से हैं वे साहित्यिक स्रोत? वे हैं महाभाष्य, मालविका अग्निमित्रम, दिख रहा है ना फ्रेंड्स आप लोगों को? मालविका अग्निमित्रम, महाभाष्य, मालविका अग्निमित्रम, और एक और है अष्टाध्यायी। तो ये कुछ साहित्य है जो हमें शुंग वंश के अंतर्गत होने वाले यवन आक्रमणों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। कौन कौन से हैं? महाभाष्य, मालविका अग्निमित्रम और अष्टाध्यायी। इसमें महाभाष्य जो साहित्य है, इसके रचनाकार थे पतंजलि। फ्रेंड्स, जब क्वेश्चन आते हैं तो साहित्य से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, साहित्य भी पूछे जाते हैं कि
इस साहित्य की रचना किसने की थी? तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन भी करेंगे और याद भी रखेंगे। मालविका अग्निमित्रम के रचयिता है कालिदास और अष्टाध्यायी के रचयिता है पाणिनि। ठीक है। महाभाष्य के रचनाकार हुए पतंजलि, मालविका अग्निमित्रम के हुए कालिदास और अष्टाध्यायी के रचनाकार हुए पाणिनि। तो ये कुछ साहित्यिक स्रोत थे जो हमें जानकारी प्रदान करते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने यवन शासक मिनांडर को हराया था। अब और कुछ और भी सोर्सेस प्राप्त हुए हैं जो हमें इस बात की जानकारी देते हैं। जैसे जब पुष्यमित्र शुंग की यवन शासकों के ऊपर विजय हुई थी तो इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाए गए थे। तो पुष्यमित्र शुंग द्वारा यवन शासकों पर विजय के उपलक्ष्य में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए गए थे। 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे इन्होंने, और इन अनुष्ठानों के प्रमुख थे पतंजलि। ये सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स, मैं स्टोरी नहीं सुना रही हूँ, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और एग्जाम में आते हैं, इसीलिए आप इन्हें याद रखेंगे। ये चीज तक पूछी गई है कि पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में कितने अश्वमेध यज्ञ हुए थे, तो आपको पता होना चाहिए पुष्यमित्र शुंग के काल में, शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ हुए थे। और उन अनुष्ठानों, उन यज्ञों के प्रमुख कौन थे? तो उन यज्ञों के प्रमुख पतंजलि थे। कौन थे? पतंजलि थे। ये सारे क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं, इस तरह से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा यवन शासक था जिसे पुष्यमित्र शुंग ने हराया था? तो हमें पता होना चाहिए कि वो यवन शासक मिनांडर था जिसे पुष्यमित्र शुंग ने हराया था। साहित्यिक स्रोत पूछ लिए जाते कि पुष्यमित्र शुंग वंश काल के साहित्यिक स्रोतों के बारे में बताइए। ऑप्शन में आ जाता है महाभाष्य, मालविका अग्निमित्रम, अष्टाध्याय, और आ जाता है ये तीनों। तो आपको ये तीनों पे मार्क करना होता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। या फिर रचनाकारों के नाम पूछ लिए जाएंगे कि महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया था, मालविका अग्निमित्रम किसके द्वारा लिखा गया था, या फिर अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया था। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए गए थे और उन अनुष्ठानों को करने वाले या उन यज्ञों को संपन्न करवाने वाले जो ऋषि मुनि थे वे थे पतंजलि। फ्रेंड्स, यहां तक बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं 149 ईस्वी पूर्व की। 149 ईस्वी पूर्व ये वो समय है जब पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो 149 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु हो जाती है और शुंग वंश पर नए उत्तराधिकारी को बिठाया जाता है, अर्थात मगध की राजगद्दी पर नए शुंग वंश के नए शासक को बिठाया जाता है। तो कौन होते हैं? तो वे होते हैं, उत्तराधिकारी थे इनके उत्तराधिकारी हुए अग्निमित्र। ठीक है। पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी हुए अग्निमित्र। अब अग्निमित्र के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। उससे पहले फ्रेंड्स मैं 2 चीजें आपको बता देती हूँ। आप जैसे हमने पहले डिस्कस किया, इससे पहले मैंने बताया था आपको कि शुंग वंश के अंतर्गत मगध साम्राज्य की 2 राजधानियां बनाई गई थी। कौन कौन सी? पाटलिपुत्र और विदिशा, जो कि मध्य प्रदेश में है, और पाटलिपुत्र बिहार में है। ठीक है। तो पुष्यमित्र शुंग के बाद में जो उत्तराधिकारी बनते हैं अग्निमित्र का शासन होता है पाटलिपुत्र राजधानी में। ठीक है। तो ये यहाँ के शासक बनते हैं अग्निमित्र। और एक और शासक को बनाया जाता है फ्रेंड, जो कि विदिशा में अपना शासन करता है, और वे थे भागभद्र। ठीक है, भागभद्र। और फ्रेंड्स, यदि ये पूछा जाए क्वेश्चन में कि पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी कौन थे, तो आपको मार्क करना होगा अग्निमित्र को, भागभद्र को नहीं करना पड़ेगा। अग्निमित्र करेंगे आप, क्योंकि जो पुष्यमित्र शुंग थे वो पाटलिपुत्र से अपना शासन संभालते थे। वहां उनकी जो प्रमुख राजधानी थी वो तो पाटलिपुत्र थी। बाद में विदिशा को भी बनाया था इन्होंने। तो जो उत्तराधिकारी हुए वे कौन होंगे? अग्निमित्र होंगे। इसीलिए उत्तराधिकारी का नाम जो पूछा जाता है पुष्यमित्र शुंग के, तो अग्निमित्र को माना जाता है। लेकिन विदिशा राजधानी के शासक कौन थे उसी समय पे? भागभद्र थे। तो सबसे पहले हम अग्निमित्र की बात करते हैं। अग्निमित्र
ये वही है जिनका नाम कालिदास ने अपने ग्रंथ में मालविका अग्निमित्रम, मालविका और अग्निमित्रम, जो अग्निमित्रम की बात की गई है, ये वही शासक थे। तो अग्निमित्र आप क्या लिखेंगे कि अग्निमित्र के सम्मान में कालिदास द्वारा अग्निमित्र के सम्मान में कालिदास द्वारा मालविका अग्निमित्रम लिखी गई थी। मालविका अग्निमित्रम साहित्य लिखा गया। जिसमें शुंग वंशकालीन शासकों का वर्णन है। शुंग वंशकालीन शासकों का वर्णन है। ठीक है, ये लिखेंगे। तो ये कुछ बात हो गई अग्निमित्र के बारे में, खास बात यही थी। अब हम बात कर लेते हैं भागभद्र के बारे में। तो भागभद्र के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों? भागभद्र जो कि विदिशा के शासक थे, विदिशा से अपना शासन संभाल रहे थे। तो भागभद्र के शासनकाल में यवन शासक एंटीओलकिड्स, यवन शासक एंटीओलकिड्स के द्वारा, नाम क्या लिखेंगे? एंटीओलकिड्स, एक शासक हुए थे, यवन शासक एंटीओलकिड्स। इनके शासन में एक राजदूत थे हेलियोडोरस। इन्हीं के एक राजदूत थे, यूनानी राजदूत हेलियोडोरस। तो इन हेलियोडोरस को भागभद्र के विदिशा के शासन में भेजा जाता है। किसके द्वारा भेजा जाता है? यवन शासक एंटीओलकिड्स के द्वारा। ये पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पूछा जाता है हेलियोडोरस के बारे में तो, और एमपीपीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। क्या चीज है? विदिशा में शासन होता है भागभद्र का, और भागभद्र के शासन के दौरान यवन शासक एंटीओलकिड्स अपने शासन के या फिर अपने मंत्रिमंडल के राजदूत हेलियोडोरस को भागभद्र के शासन में भेजते हैं। कौन भेजते हैं? एंटीओलकिड्स। अब ये हेलियोडोरस आ तो जाते हैं विदिशा में, भागभद्र के शासन के अंतर्गत आ तो जाते हैं यहाँ पर रहने के लिए, लेकिन ये क्या करते हैं यहाँ पे, जब ये अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं किस तरह का शासन यहाँ चलाया जा रहा है, तो ये इतना प्रभावित होते हैं भागवत धर्म से, क्योंकि ये ब्राह्मण थे और इनका धर्म क्या था? शुंग वंश का भागवत धर्म। ठीक है, ब्राह्मणों का धर्म क्या था? इनका भागवत धर्म था। तो ये भागवत धर्म से इतने प्रभावित होते हैं हेलियोडोरस कि ये भागवत धर्म के अनुयायी बन जाते हैं, अर्थात भागवत धर्म को अपना लेते हैं। और भागवत धर्म को अपनाने के उपलक्ष्य में ये क्या करते हैं? विदिशा में एक स्तंभ का निर्माण करते हैं और इसे गरुड़ स्तंभ के रूप में जाना जाता है। विदिशा में क्या करते हैं हेलियोडोरस? एक स्तंभ का निर्माण करवाते हैं और इस स्तंभ को गरुड़ स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये भागवत धर्म से काफी प्रभावित होते हैं। विष्णु जो भगवान होते हैं, भगवान विष्णु उनके भक्त बन जाते हैं, तो भगवान विष्णु के ही सम्मान में वे गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। ये एक गरुड़ स्तंभ क्या है? ये एक लौह स्तंभ है और इसकी विशेषता क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये रस्टलेस है। रस्टलेस मतलब इसमें जंग नहीं लगता फ्रेंड्स, जितने सालों, जबकि लोहा अगर यदि बाहर रहे तो उसमें कितना जल्दी जंग लग जाता है, कितनी जल्दी रस्ट लग जाता है। लेकिन यह स्तंभ जब से स्थापित किया गया है तब से इस स्तंभ में किसी तरह का, किसी प्रकार का कोई जंग नहीं लगा है। तो आप सोच सकते हैं किस क्वालिटी का ये आयरन होगा, किस क्वालिटी का ये लोह होगा और कैसे, किस तरह से निर्मित हुआ होगा। तो गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? यवन राजदूत हेलियोडोरस के द्वारा करवाया गया था। किसके शासनकाल में करवाया गया था? तो भागभद्र के शासनकाल में करवाया गया था, जो कि शुंग वंश को बिलोंग करते थे और राजधानी क्या थी? विदिशा थी। तो ये हो गई हेलियोडोरस के बारे में बात। और हेलियोडोरस जो राजदूत था उन्हें किसने भेजा था? तो उन्हें यवन शासक एंटीओलकिड्स के द्वारा भेजा गया था।
और फ्रेंड्स हमने अग्निमित्र को भी देख लिया, हमने भागभद्र के बारे में भी अध्ययन कर लिया है। शुंग वंश के अंतर्गत लगभग 10 शासक हुए। शुंग वंश के अंतर्गत शासकों की संख्या कितनी थी? तो शुंग वंश के अंतर्गत अब पुष्यमित्र शुंग हुए, अग्निमित्र हुए, भागभद्र हुए, ऐसे करते हुए कितने शासक थे शुंग वंश के अंतर्गत? 10 शासकों का शासन रहा है ना। अर्थात इन 10 शासकों ने 110 वर्षों तक मगध साम्राज्य पर शासन किया था। उसके बाद में एक वर्ष आता है, वो वर्ष है 75 ईस्वी पूर्व, जब शुंग वंश का पतन होने वाला था मगध साम्राज्य से। 75 ईसा पूर्व, इस समय मगध साम्राज्य की गद्दी पर शुंग वंश के शासक बैठे हुए थे, जिनका नाम था देवभूति। कौन थे? देवभूति शासक थे, जो कि शुंग वंश के अंतिम शासक हैं। शुंग वंश के अंतिम शासक, अंतिम शासक। अंतिम क्यों बोल रही हूं? क्योंकि फ्रेंड्स अब इनकी हत्या कर दी जाएगी। किसके द्वारा हत्या की गई थी? तो देवभूमि की हत्या की गई थी इन्हीं के अमात्य वासुदेव के द्वारा। देवभूमि या देवभूति, कुछ नाम था, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही दोस्तों। हाँ, इनका नाम था देवभूति। देवभूमि नहीं, देवभूति नाम था इनका। ठीक है, करेक्शन करके आप लिख लेंगे देवभूति। देवभूति कौन थे? शुंग वंश के अंतिम शासक हुआ करते थे और इनकी हत्या की थी इन्हीं के अमात्य थे वासुदेव के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, वासुदेव के द्वारा देवभूति की हत्या कर दी जाती है और इस तरह शुंग डायनेस्टी, शुंग वंश का शासन समाप्त होता है मगध साम्राज्य के ऊपर से और वासुदेव के द्वारा एक नए साम्राज्य की स्थापना की जाती है। उस साम्राज्य का नाम होता है या फिर उस वंश का नाम होता है कण्व वंश। कण्व वंश, अर्थात कण्व वंश की स्थापना का वर्ष क्या हो जाएगा? 75 ईस्वी पूर्व से। ठीक है, क्योंकि इस समय पर देवभूति की हत्या कर दी जाती है। तो इस तरह शुंग वंश मगध साम्राज्य से अपना शासन समेटता है और नया वंश आ जाता है मगध साम्राज्य पे, वो था कण्व वंश, जिसके संस्थापक होंगे वासुदेव। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कण्व वंश के बारे में अध्ययन करेंगे, साथ ही साथ हम सातवाहन वंश के बारे में भी अध्ययन कर लेंगे। तो इस तरह हम ब्राह्मण वंश के अंतर्गत आने वाले डायनेस्टीज को पढ़ने वाले हैं आगे के एक लेक्चर में। सो फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी अब बस हमारा प्राचीन जो इतिहास है वो समाप्त होने वाला है। गुप्त वंश वगैरह, गुप्त साम्राज्य वगैरह, ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो पढ़ना है हमें और एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये। आई होप आपको जो लेक्चर सीरीज है वो अच्छी लग रही होगी। यदि आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, लेक्चर को यहाँ तक पढ़ लिया है और आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे फ्रेंड्स क्या होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और लेक्चर्स आपके लिए ला पाऊँ और सीरीजेस ला पाऊँ और साथ ही साथ अन्य सब्जेक्ट जो है उन पर भी वीडियोस लेकर आऊँ मैं, ताकि आपको भी हेल्प हो एग्जाम में। और ये वीडियो सीरीज इतनी अच्छी है फ्रेंड्स, मैं इतना डिटेल में आपको पढ़ा रही हूँ कि आप हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन गलत मार्क करके नहीं आएंगे। आप हिस्ट्री में 100/100 टिक करके आएंगे। और मेरी यही आशा है कि जो भी मेरे लेक्चर्स अटेंड करते हैं, जो भी मुझसे पढ़ रहे हैं, जो भी मुझसे सीख रहे हैं, वो अच्छे से पढ़ें और नंबर 1 रहें और बढ़िया से बढ़िया अपना स्कोर करें, अपनी एग्जाम को क्रॉस करें और मुझे भी याद रखें फिर। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।